Most Wanted series and it is your day 33 and we are going to discuss a new chapter, very important। बहुत कम टाइम में ये चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो और बहुत कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत इजी गोइंग होते हैं। तो चलो बात करते हैं सीधे अपने चैप्टर के। नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, है ना। तो पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिंसिपल देखा था, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा वहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल एनवायरनमेंट हम जो मेंटेन करके रख रहे हैं उसको स्टेराइल कंडीशन में, ताकि प्योर प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो सके, है ना, हम ऑब्टेन कर सके। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल कर ली है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह देख लिया था, पीसीआर रिएक्शन भी देख लिया था, है ना। उसके बाद डीएनए का किस तरीके से हम सिंथेसिस कर सकते हैं, किस तरीके से बड़े लेवल पे हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, बायोरिएक्टर वगैरह देख लिया था, है ना। चलो भाई एप्लीकेशन में आते हैं, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है मेनली, है ना, क्या बोलता है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, है ना, छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल, है ना, बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगाई एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। यानी कि जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लोअर ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, उनका बड़े स्केल पे यूज करके ह्यूमन यूज के लिए बड़े लेवल पे प्रोडक्शन आप कर सकते हो। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खाने वाली चीज हो, है ना, एडिबल सब्सटेंसेज हो, उनका प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे दही बड़े लेवल पे, है ना। पुराने जमाने में अपन दही कैसे जमाते थे, घर में जमाती थी मम्मा, है ना, और उसमें क्या डालती थी भाई, छोटा सा जामुन डालती थी, कहने का मतलब ये है। तो छोटे लेवल पे, छोटे स्केल पे हम बायोटेक्नोलॉजी को वहाँ यूज कर रहे थे। नाउ डेज क्या है भाई, हम दही घर में नहीं जमाते, बाहर से मार्केट से लेके आते हैं और उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल इन केस ऑफ कर्ड, इवन आप कह सकते हो इन केस ऑफ चीज, डिफरेंट टाइप के टेस्ट, है ना। तो ये पॉसिबल हो पाया है ड्यू टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस के डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं जो डिफरेंट टेस्ट के क्या करते हैं भाई, आप कह सकते हो चीज का प्रोडक्शन, डिफरेंट टेस्ट के कर्ड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, थेरेप्यूटिक मतलब इलाज से संबंधित, डायग्नोस्टिक यानी कि किसी बीमारी को पता लगाने से संबंधित, एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात करें तो भी, है ना, एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड एंड बायो रेमेडिएशन, है ना। वेस्ट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, है ना। जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं ताकि जो बायोमास है उनको डिकम्पोज करके फर्दर सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ा जा सके, ताकि पॉल्यूशन क्या हो सके, कम हो सके, है ना। एनर्जी प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं बड़े लेवल पे, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं। अब कहो कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की जब बात आती है तो 3 ऐसे मेजर क्राइटेरिया हैं जहां पे अभी भी स्टडीज एंड रिसर्चेज की बात होती है, जहां पे हम अभी भी क्या कर रहे हैं, स्टडीज हैं और वहां पे जो चैलेंजेस आ रही हैं उन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं और उनसे ओवरकम होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो वहां पे अभी भी रिसर्च और स्टडी कंटिन्यूड है। तो पहला जो है दैट इज providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbes or pure enzyme। कहने का मतलब क्या है भाई कि हम जहाँ पे improved organism, genetically modified जो organism यूज कर रहे हैं बड़े लेवल पे कल्चर करने के लिए, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए, तो वहाँ जो हम कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट फॉर्म में हो, ताकि क्या हो सके, रिएक्शन का जो ऑप्टिमम कंडीशन हो वो उसको प्रोवाइड हो सके, है ना। दूसरा क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन, जैसे एरोबिक मीडियम है ना, तो प्रॉपर अमाउंट में उसको एरेशन हो सके, प्रॉपर अमाउंट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट हो सके। उसके हम लोगों ने क्या देखा था, 2 तरह के बायोरिएक्टर्स भी देखे थे, है ना। एज वेल एज क्या बोल रहा है भाई, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू, जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना और ऑक्सीजन के एरेशन का कर सकते, ऑक्सीजन के लेवल का मेंटेन करना, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, है ना, ऑप्टिमल कंडीशन में। फॉर किसके थ्रू भाई, थ्रू इंजीनियरिंग फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट, ताकि कैटलिस्ट, आपको पता है कैटलिस्ट क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है, ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है। तो ये सारी कंडीशन को मेंटेन करने की बात कर रहा है। सेकंड, जहां पे अभी भी रिसर्च चलता है। तीसरा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो बड़े लेवल पे यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन तो हो गया, पर इसको प्योर फॉर्म में वहां से आइसोलेट करना, फिल्टर करना और मार्केट तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है, उसके लिए क्या है भाई, अभी भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं जिसको फेस करना पड़ता है हमें, और उसके ऊपर क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है, स्टडी चल रही है। ओके,
चलो आगे चले, नेक्स्ट की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, है ना। अच्छा सुनना, ध्यान देना, हम लोगों ने क्या देखा है, ग्रीन रिवोल्यूशन देखा है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा कि ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ, कह सकते हो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एज वेल एज आप कह सकते हो वहां पे जो क्या क्रॉस कराया गया था ना, हाई यील्डिंग वेराइटी, इन तीनों को यूज करके बड़े लेवल पे प्रोडक्शन को बढ़ाया गया फूड को। फिर भी नाउअडेज पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, उस ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ भी ईच एंड एवरी कैंडिडेट को फूड अवेलेबल कराना पाना पॉसिबल नहीं है। इन दैट कंडीशन देयर इज अ चैलेंज कि अब क्या, अब इसके बाद हम अपना प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कैसे किसानों के खेत के लिमिटेड एरिया के अंदर उन फर्टिलाइजर्स का यूज कम हो, पॉल्यूशन कम हो, साथ ही प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो, उस तरीके से उनको कोई नुकसान भी ना हो। तो ये सारे चैलेंजेस को खत्म करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इन चैलेंजेस से बाहर निकल सकते हैं। समझ में बात आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि हम किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अबंडेंट अमाउंट में बढ़ा सकते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो पहला दे रहा है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, है ना। कुछ ऐसे एग्रोकेमिकल हम तैयार कर सकते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं भाई, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, कोई भी पेस्टिसाइड्स का छिड़काव ना हो, किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना हो, यानी पूरे हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जो भी हम प्लांट यूज कर रहे हैं उसके अंदर कुछ इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाए, उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन को या फिर जीनोम के कंपोजिशन को इस तरीके से चेंज किया जाए कि उसकी हाई यील्डिंग जो कैपेसिटी है वो और ज्यादा इनहेंस्ड हो जाए, और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाए, सुधर जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया व्हाट आर ग्रीन रिवोल्यूशन, किसको बोलते हैं ना। ग्रीन रिवोल्यूशन स्वामीनाथन लेके आए थे, नॉर्मन बोरलॉग लेकर के आया था, जिसके अंदर हम ढेर सारा एग्रोकेमिकल्स यूज किए थे, फर्टिलाइजर्स यूज किए थे, पेस्टिसाइड्स यूज किए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था किसमें, फूड प्रोडक्शन के रेट में, ठीक है। जीएमओ की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं जीएमओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मेकअप को हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने यूज के लिए चेंज किया है, ह्यूमन ने चेंज किया है, ठीक है। सपोज दैट कोई बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसका जीनोम प्रेजेंट है। इस बैक्टीरिया से हमें फायदा चाहिए, क्या फायदा चाहिए कि ये बैक्टीरिया जो कुछ भी बनाए, जो भी प्रोडक्ट बनाए, उससे रिलेटेड मान लो हमें विटामिन ई चाहिए, है ना, विटामिन ए चाहिए, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड के अंदर वो जीन को इंसर्ट कर देंगे जो विटामिन ए का सिंथेसिस करता है। समझ में बात आ रही है। तो हमने क्या किया, इसके जेनेटिक मेकअप को खुद के यूज के लिए चेंज कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक मेकअप को हमने चेंज किया है फॉर आवर यूजेस, दोज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, क्या कहलाएंगे वो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे अब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की बात करते हैं, जिनके जीन में हमने क्या किया, अल्टरेशन किया, जिसकी वजह से उनके अंदर खास तरह की प्रॉपर्टी आ गई है। तो पहला लिख रहा है कि अगर हम कुछ ऐसे जीन भी डाल सकते हैं प्लांट के अंदर जिसकी वजह से वो नेचुरल जो डिजास्टर है या नेचुरल जो कंडीशन है, उस जैसे सूखा है, पानी ज्यादा है या फिर सैलिनिटी ज्यादा है, इससे लड़ने की क्षमता प्लांट की बढ़ जाए, है ना। लिख रहा है मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, लाइक एबायोटिक स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, ड्राइनेस, एबायोटिक स्ट्रेस में हो सकता है लैक ऑफ वाटर, है ना। एबायोटिक स्ट्रेस में हो सकता है ढेर सारा टेम्परेचर डाउन हो जाना या फिर ढेर सारा टेम्परेचर बहुत जाना, टेम्परेचर टॉलरेंस, पीएच हो सकती है, अल्कलिनिटी हो सकती है किसके, सॉइल की, है ना। अगले की बात करें, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, इन प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे जीन हम इंसर्ट कर दें जिसकी वजह से कोई भी अगर बाहर से कोई पेस्ट उसके ऊपर अटैक करता है तो पेस्ट उसको खा करके वहीं पे मर जाए और प्लांट का कोई नुकसान ना हो, उससे आने वाले प्रोडक्ट भी क्या हो, सेफ हो। तो इस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके ऐसे प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं जिनमें हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट ना हो। आगे चलेंगे, डिटेल पढ़ेंगे इसका, है ना। अगला है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कि फसल पक गई, कट गई, है ना, उसको स्टोर कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ स्टोरन उसके स्टोरेशन क्या होता है, उसके अंदर फंगस लग जाता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉन्ग टर्म तक उस प्रोडक्ट को हम नहीं रख सकते। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को छोड़ने के लिए, जैसे टोमेटो की बात करें, है ना, तो टोमेटो के अंदर क्या है, पैक्टिनेज एंजाइम के एक्टिविटी की वजह से क्या हो जाता है, बहुत जल्दी वो सड़ जाता है, गल जाता है। तो कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, फ्लावर सेवर आ गया, जिसके अंदर क्या होता है भाई, उस
उस एंजाइम के एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म तक टोमेटो क्या होता है भाई, आप कह सकते हो टाइट रहेगा, वो जल्दी से सड़ेगा, गलेगा नहीं, जल्दी से पकेगा नहीं, राइपनिंग प्रोसेस उसका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, है ना। प्लांट्स की क्या होती है, एफिशिएंसी फिक्स है कि वाटर के अंदर या फिर तुम कह सकते हो कि जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं उसका एक अप टू सर्टेन लिमिट ही वो क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इन यूटिलाइजेशन पावर को हम क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला है इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल विटामिन ए रिच राइस, है ना, गोल्डन राइस। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी राइस के अंदर हमें क्या मिलता है खाने को भाई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कभी विटामिन ए नहीं मिलता। विटामिन ए के सोर्सेज क्या है, सीजनल फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं। तो फ्रूट्स सबको अवेलेबल नहीं है, जो नॉर्मल आप कह सकते हो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो पॉपुलेशन है उनके लिए फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, या फिर सीजनल फ्रूट्स को कैरेट खा करके विटामिन ए को स्टोर करके रख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो जिनको सिर्फ खाना ही मिलता है, सीरियल्स ही मिलता है, अगर हम सीरियल्स में विटामिन ए का जीन इंसर्ट कर दें तो विदाउट फ्रूट ईटिंग भी उनको विटामिन ए की क्या हो जाएगी, फुलफिलमेंट हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को। ठीक है। चलो भाई, अब एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम लोग, किसकी बात करने जा रहे हैं भाई, पेस्टिसाइड्स की बात करने जा रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे बीटी कॉटन की बात करेंगे, है ना। बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आप कह सकते हो बीटी कॉटन को गुजरात के अंदर, है ना, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, खेतों में उतारा गया था, बाद में इसको फिर बैन कर दिया गया ड्यू टू समटाइम्स वहां से क्या देखने को मिला, प्रोडक्ट से जो थ्रेड बने उस थ्रेड से एलर्जी देखी गई, तो फर्दर इसको बाद में बैन कर दिया गया। पर था क्या बीटी कॉटन, जरा देखें तो बीटी stands for a bacterial name that is Bacillus thuringiensis, very important, Bacillus thuringiensis। ठीक है। अब पेस्ट रेजिस्टेंट जो प्लांट है डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज, है ना। क्या भाई, इनके अंदर ऑलरेडी एक ऐसी कैपेसिटी है कि अगर पेस्ट उसके ऊपर अटैक करता है तो और खाता है, देन व्हाट विल हैपन, उनके अंदर कुछ इस तरीके से चेंजेज होंगे, कुछ ऐसा टॉक्सिन उस प्लांट के सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो टॉक्सिन जाके एक्टिव हो जाएगा कहाँ पे, गट ऑफ इंटेस्टाइन, या फिर कह सकते हो इंटेस्टाइन या गट ऑफ इंसेक्ट्स, है ना। तो वहां पे वो पॉइजन क्या करेगा, परफोरेशन चालू कर देगा, है ना, वो वॉर्म के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो फर्दर उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो प्लांट को लॉस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो चलो इसका मैकेनिज्म जरा देख लें एक बार, है ना। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, बता दिया। बीटी टॉक्सिन जीन हैज क्लोन फॉर द बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट नीड फॉर द इंसेक्टिसाइड्स, इन इफेक्ट बायोपेस्टिसाइड्स, है ना। इसको बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल कहाँ इसको अप्लाई किया गया है, बीटी कॉटन में, बीटी कॉर्न में, राइस में, टोमेटो में, पोटैटो में एंड सोयाबीन में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कह सकते हो गुजरात के फील्ड में किसानों तक पहुंचा दिया गया था, है ना, ताकि उनको कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े। तो बैसिलस thuringiensis की बात करते हैं, है ना। क्या करता है भाई, बीटल किसको लेपिडोप्टेरॉन बोल रहा है कि बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन, क्या प्रोड्यूस करता है भाई, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और ये जो है प्रोटीन क्या करता है, क्राई, है ना, क्राई प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स लाइक लेपिडोप्टेरॉन, है ना, ये ग्रुप है इंसेक्ट्स का, और कोलेप्टेरॉन बीटल्स, है ना, और डिप्टेरॉन्स फ्लाइज एंड मॉस्किटो, इनके ऊपर ये क्या करता है, टॉक्सिक प्रभाव छोड़ता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस क्रिस्टल दैट कंटेन्स टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन में क्राई फर्स्ट एंड क्राई फर्स्ट AB, ऐसे इस तरीके से इनका नाम है ना, क्राई सेकंड AB, क्राई फर्स्ट AC, इस तरीके से। दिस टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट इन बैक्टीरियम एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब प्लांट के अंदर सपोज मतलब कि ये कॉटन प्लांट है ना, तो कॉटन प्लांट के ऊपर क्या बॉल लगते हैं, कॉटन के बॉल, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पेस्ट आता है दैट इज बॉलवर्म, है ना, बॉलवर्म है पिंक कलर का, और वो आकर के क्या करता है, इसके अंदर घर बना लेता है, जिसकी वजह से थ्रेड की क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इन दैट सिचुएशन क्या किया है, इस बीटी कॉटन के जो यानी कि कॉटन का जो प्लांट है, इसके सेल्स के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट, कह सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, इस प्लांट के सेल के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक जीन इंसर्ट किया है। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ दिस जीन यहाँ पे एक टॉक्सिन क्रिएट होता है। दिस टॉक्सिन क्या नाम है, कर सकते हो, दिस इज क्राई, है ना, क्राई प्रोटीन। ठीक है, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दिस इज
क्या है भाई, प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। एक्टिव कब होगा, जब इसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा, ठीक है। तो क्राई प्रोटीन विल बी इनएक्टिव फॉर्म इन द, कहाँ भाई, इन द सेल्स ऑफ प्लांट। जब इसको फीड करेगा कौन, वर्म, तो वर्म के गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कैसा पीएच मिलता है उसको, अल्कलाइन पीएच मिलता है। और दिस पीएच, दिस क्राई प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में था एक्टिवेट हो जाएगा और टॉक्सिक करेगा, टॉक्सिन के जैसा बिहेव करेगा और मिडगट ऑफ एपिथेलियम सेल्स को के अंदर पोर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, स्वेलिंग होगी और परफोरेशन होगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर मॉडिफाई किया गया। यू कैन सी द इमेज, कॉटन बॉल, बॉल वर्म है यहाँ पे। डिस्ट्रॉयड द बॉल वर्म, अ फुली मैच्योर कॉटन बॉल का ये फिगर दे रखा है, ठीक है। ये डिस्ट्रॉयड है। तो यहाँ पे जो कॉटन थ्रेड हमें मिलते हैं वो छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे टुकड़े में मिलेंगे, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी, इकोनॉमिकल वैल्यू जो होती है कम हो जाती है, ठीक है। चलो, बैसिलस thuringiensis के लिए लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ हमने इसको यूज किया। तो इन केस ऑफ कॉटन तो यूज किया ही है, साथ ही मेज और राइस के अंदर भी इसको अपनाया गया है। और टॉक्सिन कोड करता है किस प्रोटीन को, क्राई प्रोटीन को, है ना। इन केस ऑफ, ये देखा अब मैंने आपको बोला था, क्राई 1AB, क्राई 2AB, है ना, कंट्रोल करता है किसको, कॉटन बॉल वर्म को। जबकि क्राई 1AB कॉर्न बोरर, है ना, किसको, A1AB किसके लिए आप रखोगे, याद रखोगे, इट इज फॉर कॉर्न बोरर। और क्राई 2AB कंट्रोल करता है कॉटन बॉल वर्म को। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज दिस सेक्शन वेरी वेल, ठीक है। अब बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की, है ना। तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट की बात करें तो उसमें सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या टेक्निक यूज करते हैं, है ना। तो आपको अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर कह सकते हो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा सा नॉलेज है, देन ये कंसेप्ट समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो एक बार देखते हैं क्या होता है। तो आप जानते हो किसी भी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, जीनोम प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए, है ना। अब इस डीएनए से क्या बनता है भाई, प्रोटीन बनता है। कैसे बनता है, तो डीएनए क्या करता है, पहले अनविंड होता है और यहाँ अपने टेम्पलेट पे कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंस पे, कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, है ना। तो एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या होगा, वो कोड नहीं करता है एमआरएनए को, है ना। तो कोडिंग सीक्वेंस क्या करेगा, सेंस वाला क्या करेगा, ठीक इसके ऑपोजिट एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ये एमआरएनए है, दिस इज डीएनए, ठीक है। अब एक बार एमआरएनए बन गया, फर्दर क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फर्दर क्या होगा, ये ट्रांसक्राइब जो एमआरएनए है ना, फर्दर क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड है और अपने ऊपर किसके फॉर्मेशन से, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, यहाँ पे टीआरएनए के हेल्प से यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसमें एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन, है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। मैं रफली बता रही हूँ, पूरा प्रोसेस नहीं बता रही। आप कह सकते हो कि बॉटनी वाले सेक्शन में आपने पढ़ रखा है इस चीज को, है ना, मैं ध्यान होगी आपको अच्छे से। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब ये मैकेनिज्म है प्रोटीन सिंथेसिस का किसी भी सेल के अंदर, किसी भी कह सकते हो किसी भी वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट के अंदर, है ना। इस मैकेनिज्म का हम फायदा उठाएंगे। क्या फायदा उठाएंगे, कभी भी डीएनए से जब आरएनए बनता है तो सिर्फ डीएनए स्ट्रैंड पे बनेगा और एंटीसेंस पे नहीं बनता, यानी कि कभी भी इसका एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से दीज आर एलिजिबल टू फॉर्म प्रोटीन। इफ सपोज दैट, मान लो ये एमआरएनए का जो स्ट्रैंड जो बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है डीएनए से, है ना, इसके अंदर क्या हो जाए, मान लो सपोज दैट एमआरएनए बना डीएनए से, ठीक है, ये सेंस कोडोन है, तो इसके ऊपर क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। अब इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री कोई नहीं होता, क्यों, क्योंकि एंटीसेंस जो कोडोन होता है वो कभी भी एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं करता, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ये, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, ठीक है। तो एमआरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाता है। लेकिन सपोज दैट किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, इस एमआरएनए के जस्ट उल्टा वाला जो सीक्वेंस है, यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, वो सिंथेसाइज कर दें हम इस इंसेक्ट के अंदर, तो फर्दर वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसको हम जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। यानी कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या करेंगे, एक ऐसा जीन डाल देंगे, एक ऐसा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए डाल देंगे जो इस एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि नॉन कोडिंग पार्ट जो एमआरएनए सिंथेसाइज कर सकता था, वो चीज सिंथेसाइज करना चालू कर देगा। तो ये क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेज, इसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेज। यानी कि इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने किसी भी तरीके से यहाँ पे जनरेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नो प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन का कोई भी सिंथेसिस नहीं होगा, जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन, आपको समझ में आ रही है बात, यानी कि फर्दर वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो डिटेल देखें यहाँ पे क्या दे रहा है, निमेटोड्स, है ना,
कौन से निमेटोड्स भाई? जो सॉइल के अंदर रहते हैं, है ना। नाम है मेलोइडिगाइन इनकॉग्निया, है ना। इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ द टोबैको, क्वेश्चन पूछा हुआ है किसको इन्फेक्ट करता है ना, द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट एंड कॉजेज रिडक्शन इन यील्ड। जब रूट ही इन्फेक्टेड हो जाएगा तो लीफ का क्वालिटी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। तो रूट में इन्फेक्शन करते थे, अब क्या होता है भाई, इनके ग्रोथ को रोकने के लिए, किनके? निमेटोड के ग्रोथ को रोकने के लिए, द इन्फेस्टेंस ऑफ दिस निमेटोड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, है ना। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के अंदर क्या करेंगे, एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का सिंथेसाइज करवा देंगे, किसके अंदर? निमेटोड्स के बॉडी के अंदर। आरएनए इंटरफेरेंस इज प्रेजेंट ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है एज ए सेलुलर डिफेंस बाय साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड एंड प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। ये क्या है भाई? एक डिफेंस मैकेनिज्म है ना, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, किसके अंदर? एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस, जिसकी वजह से उसका फर्दर सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, ये देखो आप, ये कॉटन किसका है? निकोटीन, यानी कि कह सकते हैं टोबैको प्लांट है, इसके रूट के अंदर ये निमेटोड्स अपना घर बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। बोल रहा है द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मे बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम ऑन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स दैट रेप्लिकेट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट, है ना। किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे आरएनए एमआरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है विद द हेल्प ऑफ, कह सकते हो, वायरसेस, है ना, जिनको हम रेट्रो वायरसेस भी कहेंगे, है ना, हैविंग आरएनए जीनोम्स। याद रखना, यहाँ पे कभी भी एज ए वेक्टर जिसको यूज कर रहे हैं, किसके लिए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम उसमें डाल रहे हैं, उसके लिए जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं दैट इज रेट्रोवायरस। क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेट्रोवायरस एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट रेप्लिकेट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट, है ना। निमेटोड्स स्पेसिफिक जीन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट, है ना। उस पर्टिकुलर एमआरएनए का जो स्पेसिफिक जो जीन कह सकते हो सीक्वेंस है, डीएनए है, उसको हम कहाँ डाल देते हैं? होस्ट प्लांट के अंदर डालते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या भाई? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, है ना, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियन, है ना। एग्रोबैक्टीरियम के हेल्प से क्या करेंगे भाई? उस प्लांट के अंदर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन को हम डाल देंगे। द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। कहने का मतलब क्या है कि उस प्लांट के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है? पहले से ही आरएनए इंटरफेरेंस के लिए स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से फर्दर प्रोटीन का सिंथेसिस उसके बॉडी में नहीं हो पाएगा। समझ में बात आ रही है? क्लियर है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, है ना। क्या है इंपॉर्टेंट सेक्शन? कैसे देखना आपको? ये देखो आपकी इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन सिंथेसाइज इन आवर पैंक्रियाज बाय द बीटा सेल। किसके भाई? बीटा सेल्स प्रेजेंट है कहाँ पे? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये क्या सिंथेसाइज करेंगे भाई? दिस विल सिंथेसाइज इंसुलिन। क्या काम है इंसुलिन का? एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज आपके ब्लड में प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये काम है इंसुलिन का। बट ड्यू टू डायबिटिक, यानी कह सकते हो किसी भी डिजीज की वजह से, या फिर बोल सकते हो जो उनका पर्टिकुलर कंडीशन है, लाइफ स्टाइल है, उसके खराब होने की वजह से ये बीटा सेल काम करना बंद कर देते हैं। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं होगा। इंसुलिन का सिंथेसिस नहीं होगा, देन व्हाट विल हैपन? बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, हाईली डायबिटिक हो जाएंगे। इन दैट सिचुएशन ब्लड के अंदर शुगर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम बाहर से सिंथेसाइज्ड इंसुलिन उनको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब ये सिंथेसाइज्ड इंसुलिन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो पहले के टाइम पे क्या था? हम सिंथेसाइज करते थे इंसुलिन इन अदर्स एनिमल्स, यानी फिर कह सकते हो हॉर्सेस, पिग, या फिर कोई कैटल है, उसके पैंक्रियाज में जो इंसुलिन सिंथेसाइज हो रहा है, उस सिंथेसाइज इंसुलिन को वहां से हम क्या करते थे? सेग्रीगेट करते थे, आइसोलेट करते थे, फिल्टर करते थे, एज ए मेडिसिन उसको हम पूरे मार्केट में उतारते थे। बाद में क्या हुआ? बाद में सिंथेसिस किया जाने लगा। कहाँ पे? लेबोरेटरी में, विद द हेल्प ऑफ कह सकते हो बैक्टीरिया, है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया के हेल्प से हम क्या करने लगे? इंसुलिन का सिंथेसिस करने लगे। पर जो रॉ मटेरियल जिसका सिंथेसिस हो रहा था इंसुलिन का, उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? जरा देखें, यहाँ पे फ्री सी पेप्टाइड चेन पाया जाता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का सिंथेसिस होता है उसके अंदर ये सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आपको याद रखना है कि जो सिंथेसाइज हुआ लेबोरेटरी में वो क्या था? प्रो इंसुलिन था, जिसके अंदर एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन था, और इसके प्रेजेंस की वजह से
हम इसको एज ए इंसुलिन यूज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज कि इस सी पेप्टाइड को यहाँ से एलिमिनेट करें, फर्दर हम एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन को यूज कर पाए। तो ये एक चैलेंज था। उसके बाद 1983 में अमेरिकन कंपनी है एली लिली, है ना। तो एली लिली ने क्या किया, सबसे पहले एक्टिव फॉर्म में इंसुलिन को सिंथेसाइज किया। कैसे सिंथेसाइज किया भाई, उन्होंने अलग अलग ए चेन को अलग सिंथेसाइज किया, बी चेन को अलग सिंथेसाइज किया, और फर्दर बाद में उसको अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग कल्चर में दोनों चेन सिंथेसाइज कर लिया। फर्दर क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों चेन को जोड़ दिया, यानी कि अब हमें मैच्योर इंसुलिन मिल रहा है अलग अलग फॉर्म में, और जोड़ना आसान था रेदर देन सी पेप्टाइड को कट करके हटाना। ठीक है, एक बार टेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है टेक्स्ट, है ना। ऑनसेट डायबिटिक कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग इंसुलिन ऑन रेगुलर इंटरवल, है ना। इंसुलिन क्या कर रहा है, शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। मेन सोर्स ऑफ इंसुलिन वाज आइसोलेटेड इंसुलिन फ्रॉम एनिमल। शुरुआत में हम कहां से ऑब्टेन करते थे, कैटल से, पिग से, हॉर्सेज से। ठीक है, नाउअडेज इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियम, है ना, यूजिंग टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने क्या किया, इंसुलिन को कोड करने वाले जो जीन है, यानी डीएनए का जो फ्रैगमेंट्स है, न्यूक्लियोटाइड के जो बेस सीक्वेंस है, उसको हमने इंसर्ट कर दिया कहां पे, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इंसुलिन वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल, पिग, बट इंसुलिन फ्रॉम दिस सोर्सेज डेवलप एलर्जी एंड अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रो इंसुलिन इन ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन एज अ प्रो हार्मोन व्हिच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा एस्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड व्हिच इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में ये सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अपने आप मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, मैच्योरेशन के टाइम पे वो सी पेप्टाइड वहां से हट जाता है, पर लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होने के बाद उस सी पेप्टाइड को हटाना बहुत मुश्किल था। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इन मैच्योर फॉर्म इन अमेरिकन कंपनी एली लिली। याद रखना आपको, 1983 में प्रिपेयर किया 2 डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग चेन ए एंड चेन बी ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। उसके बाद क्या किया, इस प्लाज्मिड के अंदर डाल करके, है ना, कैसे सिंथेसाइज किया, एस्केरिसिया कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया था, कहां पे इंसर्ट किया था, प्लाज्मिड के अंदर, है ना। अब फर्दर क्या किया, चेन ए और चेन बी को सेपरेटली प्रोड्यूस करके उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, चलो डन, कंप्लीटेड, इंसुलिन समझ में आ गया। अब बात करते हैं जीन थेरेपी की, है ना। जीन थेरेपी का मतलब, मान लो सपोज दैट कोई पर्टिकुलर जीन हमारे बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके टेक्स्ट में दे रखा है एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, है ना, किससे रेस्पॉन्सिबल है भाई, लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन के लिए, या फिर तुम कह सकते हो हमारे लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये एंजाइम है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है भाई, एग्जीक्यूट होता है, इम्यूनिटी मेंटेन रहती है ना। पर्टिकुलर किसी भी बॉडी के अंदर सपोज दैट ये एंजाइम लैकिंग है, इन दैट सिचुएशन व्हाट कैन वी डू, हम क्या करते हैं भाई, ये जीन सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के साथ, है ना, यानी जीन का फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हमने क्या तैयार कर लिया लेबोरेटरी में, इसका मल्टीपल कॉपी बना लिया। फर्दर क्या किया, एक लिम्फोसाइट के अंदर, बॉडी से लिम्फोसाइट बाहर निकाला, उसके अंदर इसको जीनोम के साथ ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लिम्फोसाइट एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम का सिंथेसिस करने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। पर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा भाई, वहां पे बार बार हमें, क्योंकि ये लिम्फोसाइट ये इमॉर्टल नहीं है, इनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, आफ्टर सर्टेन लाइफ स्टेज ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हमें ऐसे कल्चर्ड लिम्फोसाइट डालने पड़ते थे, है ना। तो जीन थेरेपी में क्या करेंगे, ये भी कर सकते हैं, एक तरह से ये जीन थेरेपी हो गई। ठीक है, इन ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट्स दैट हैज बीन डायग्नाइज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। नाउअडेज क्या था भाई, अब ये तो हम लोगों ने टेक्निक अपना ली, पर नाउअडेज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, मान लो कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमें पता चल गया कि ये फलाना जीन उसके बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहा है, इन फ्यूचर जब ये एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो वहां पे एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम का डेफिशिएंसी होगा। इन दैट सिचुएशन एम्ब्रियोनिक स्टेज के डेवलपमेंट के टाइम पे ही स्टेम सेल के अंदर ही हम क्या करेंगे, जीन को इंसर्ट कर देंगे। तो यानी कि जब स्टेम सेल के अंदर वो जीन एक्टिव हो गया तो फर्दर आने वाले टाइम में भी लाइफ टाइम वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, और जितने भी वहां पे बोन मैरो के डेवलपमेंट होंगे, जितने भी सेल्स वहां पे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे, उसके अंदर ये जीन क्या होगा, एक्टिव होगा, जिसकी वजह से इलाज परमानेंट हो जाएगा, है ना, और टेम्पररी नहीं रहेगा, बार बार हमें इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई टेक्स्ट एक बार देख लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, है ना।
इट इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन। हम क्या कर रहे हैं, जीन को करेक्ट कर रहे हैं, जो फंक्शनल नहीं था वैसे करेक्टेड फॉर्म ऑफ जीन को हम इंसर्ट कर रहे हैं इनसाइड द सेल, है ना। दिस मेथड इज अप्लाइड इन अ पर्सन विथ अ हेरिडिटरी डिजीज, यानी कि हेरिडिटरी डिजीज का मतलब क्या हुआ कि ये मदर और फादर से, है ना, मान लो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, इन दैट सिचुएशन रिसेसिव एम्ब्रियो हो गया, देन व्हाट विल हैपन इन दैट कंडीशन, क्या हो जाएगा, डिजीज डेवलप हो जाएगा। तो उस रिसेसिव जीन को सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, बना करके सिंथेसाइज करके उसके क्रोमोसोम के साथ अटैच कर दिया उस जीन को। अब वो कैसा हो गया, हमने उसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया, कैसे, जीन थेरेपी की वजह से, है ना, या फिर कह सकते हो जीन थेरेपी की मदद से। इन दिस मेथड जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। क्या करेंगे, पर्सन के सेल अगर एडल्ट है तो उसके एम्ब्रियो में तो नहीं होगा भाई, तो क्या करेंगे, उसके बॉडी से लिम्फोसाइट बाहर निकालेंगे और उसके अंदर वो जीन को ऐड कर देंगे, है ना। द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन। जो हम जीन डाल रहे हैं वो क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है उस जीन का जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होना चाहिए था, फंक्शनल होना चाहिए, जो कि डिसफंक्शनल हो गया है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन इन 1990 में। किसके साथ, एक छोटी बच्ची के साथ जिसका उम्र 4 साल था, और कौन से एंजाइम के लिए, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी एंजाइम के लिए, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन ऑन एडिनोसिन डीएमिनेज दैट इज एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी व्हिच फंक्शन एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। या तो क्या कर सकते हैं, उसके बॉडी के अंदर हम एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम कल्चर करके, और पहले बैक्टीरिया कल्चर करेंगे, वहां से एंजाइम को ऑब्टेन करेंगे, फर्दर उसके बॉडी के अंदर डाल देंगे, या फिर बोन मैरो का हम ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन जीन थेरेपी क्या कर रहे हैं भाई, जीन थेरेपी मेथड में क्या कर सकते हैं कि लिम्फोसाइट को निकालेंगे ब्लड से, है ना, पेशेंट, और उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे, वहां पे जीन इंसर्ट किया, कौन सा भाई, इनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, है ना, डाल दिया वहां पे। अब लिम्फोसाइट क्या करेंगे भाई, फिर से वापस डाल दिया जाएगा पेशेंट के अंदर, ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। पर ये क्या है, टेम्पररी इलाज है, परमानेंट नहीं है ना। आगे चलते हैं। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल प्रोड्यूस एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर मान लो यही काम हम बोन मैरो के सेल्स जो स्टेम सेल के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है उसमें डाल दें अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये कैसा क्योर हो जाएगा, परमानेंट क्योर हो सकता है, ऐसा कहता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करें, है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, सपोज दैट कोई ऐसा डिजीज है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, जैसे एड्स या एचआईवी पॉजिटिव का जो कंडीशन है वो, तो विंडो पीरियड इनका क्या होता है, बहुत लंबा होता है ना। डिजीज डेवलप हुए यानी कि जब ट्रांसमिशन हुआ है, या फिर कह सकते हो अंदर वायरस आ गया है पर उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ, या फिर उनका कंटेंट बहुत कम है, तो वो प्रेजेंट है कि नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा टेक्निक चाहिए जो कि कम अमाउंट में भी वायरल जीनोम को डिटेक्ट कर सके, मॉलिक्यूल्स को डायग्नाइज कर सके। तो जो सबसे हेल्पफुल जो है दैट इज पीसीआर, छोटे अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या कर सकता है, एम्पलीफाई करके हम पता लगा सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर जीन या फ्रेगमेंट ऑफ जीनोम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। चलो टेक्स्ट क्या कहती है वो देखते हैं। कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सच एज सीरम और यूरिन एनालिसिस इज नॉट एबल टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस और वायरस, है ना। सपोज दैट कि अर्ली डिटेक्शन हम चाहते हैं, क्योंकि जब तक एक बार वो शुरुआत में पता चल जाएगा तब तो इलाज पॉसिबल है, लेकिन एक बार डिजीज जब डेवलप हो गई तब उसके बाद हम क्योर नहीं कर पाएंगे। तो अर्ली स्टेज में मान लो सपोज दैट किसी का किसी कोई ऐसे एक्सपोजर में आया है कि उसको शंका है कि कहीं एचआईवी वायरस मेरे बॉडी के अंदर आया है या नहीं, तो वो टेस्ट कराने जाता है, तो वैसे भी टेस्ट निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर वो वायरस का मल्टीप्लिकेशन अभी हुआ नहीं है, 2 to 5 ईयर्स लग जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करके अपना संख्या बढ़ाने में। बट अर्लियर अगर हमें पता चल जाता है तो उस वायरस के ग्रोथ को हम रोक सकते हैं, है ना। तो इसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एज वेल एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक की मदद से, या फिर आप कह सकते हो एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे की मदद से छोटे अमाउंट में जो टॉक्सिन या फिर छोटे अमाउंट में जो जीनोम वायरस के जो जीनोम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको डायग्नाइज कर सकते हैं। समझ में बात आ रही है? क्लियर है? चलो, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम से तुरंत से पता चल ही जाता है। समटाइम्स यू हैव टू गो सेवरल टाइम्स, है ना, सेवरल टाइम्स हमें डायग्नोसिस कराना पड़ता है। तो ये भी हो सकता है कि शुरुआत में एलिसा में टेस्ट नेगेटिव आए फिर बाद में पॉजिटिव आए। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कह सकते हो वायरल जीनोम या पैथोजेन के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज आप वो सारी बातें बता दी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, है ना। लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक
एसिड बाय पीसीआर, ये मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, है ना। यहाँ पे बोल रहा है इफ इट डिटेक्ट्स द म्यूटेशन इन द जीन इन कैंसर पेशेंट, अर्ली स्टेज का अगर कैंसर है तो थोड़ा सा भी म्यूटेट हुआ है, वहां पे थोड़े से भी जीनोम के अंदर चेंजेस आए हैं तो डिटेक्ट करना पॉसिबल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर इज रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी, मैंने आपको बताया है ना, एचआईवी सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, जिसको सस्पिशन है, जिसको अपने कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं एचआईवी से एचआईवी वायरस मेरे अंदर ट्रांसमिट कर गया हो, ऐसे कंडीशन में पीसीआर इज वेरी यूजफुल। जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी आल्सो डिटेक्टेड बाय द यूजिंग पीसीआर टेक्निक, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे आप कह सकते हो जिसके अंदर जैसे हेरिडिटरी डिजीज है ना, कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर बाल्डनेस का जीन है, या फिर कुछ भी कर सकते हो हीमोफीलिया है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा भाई, पीसीआर टेक्निक की मदद से हम पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जीनोम का स्टडी कर सकते हैं और हम उसके ऊपर करेक्शन जीन थेरेपी के थ्रू भी हम उसका इलाज कर सकते हैं। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए हैविंग रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट कम्प्लीमेंट्री डीएनए इन क्लोन फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। आपको याद है डीएनए प्रोब, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में साउदर्न ब्लॉटिंग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के थ्रू क्या होता है भाई, वहां पे हम ब्लॉटिंग करते हैं, क्या करते हैं, बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के हेल्प से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे जिसकी वजह से हम क्या करते हैं भाई, वहां पे छोटे छोटे सेगमेंट को हम ऑब्टेन कर लेते हैं। पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था बड़ा सेगमेंट होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, छोटा सेगमेंट होगा वेलोसिटी ज्यादा तेज होगी, तो अवे पाया जाएगा। ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देखा है। फिर हम क्या करते हैं, इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। मान लो जैसे फॉस्फेट के साथ है ना जोड़ दिया तो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। ऑटो रेडियोग्राफी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने जेनेटिक जो मान लो सपोज पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट की मैं खोज कर रही हूँ तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मैच करा करके देख सकते हैं कि किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या वो पर्टिकुलर पार्ट यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। ये टेक्निक कहाँ यूज किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर भी यूज किया जाता है। एज वेल एज आप बोल सकते हो जो यहाँ पे लिख रहा है ना, कि ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम हाइब्रिडाइज्ड या फिर कह सकते हो जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसका क्लोन बना करके उसका फर्दर हम स्टडी कर सकते हैं। अ क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, है ना। फोटोग्राफिक फिल्म में वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जो क्लोन बना हुआ है अगर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है। तो ये चीज हो गया म्यूटेशन जीन। किसकी बात कर रहा है, ये समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है, ये किसकी बात कर रहा है, कैंसर डिटेक्शन की बात कर रहा है। सपोज दैट मान लो कि कैंसरस सेल्स है ना, तो कैंसरस सेल्स है तो कैंसरस सेल्स का पर्टिकुलर जीन प्रोटो ऑन्कोजीन है ना, तो प्रोटो ऑन्कोजीन किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन का मैंने डीएनए फ्रेगमेंट ले लिया, ठीक है, इसको रेडियो आइसोटॉप से इसको लेबल कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी शो करेगा। अब ये पर्टिकुलर बायोप्सी के लिए टेस्ट के लिए जो सेल लिया है उसके डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से यहाँ पे निकाल लिए, हमें मिल गया है ना। अब रेडियो ऑटोग्राफी फिल्म पे इसको सजा देंगे, है ना, और वहां पे इस प्रोब को ले जा करके क्या करेंगे, एक एक करके चेक कर लेंगे कि किसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर ये मान लो यहाँ म्यूटेटेड जीन है तब तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये विजिबल हो जाएगा। अगर ये म्यूटेटेड नहीं है, हाइब्रिडाइज नहीं है, अगर कैंसरस नहीं है तो यहाँ पे मैचिंग नहीं होगी, जिससे टेस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में बात आई, एक रफ आइडिया दिया है, एज यूजुअल मैंने आपको नहीं बताया, पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कैसे म्यूटेटेड जीन का अपीयरेंस का डिस्कवरी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी, रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को इसके साथ जोड़ करके। जनरली हम फॉस्फेट यूज करते हैं यहाँ पे, है ना, रेडियो आइसोटोप के रूप में। चलो एलिसा की बात करें, एलिसा का जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के मेथड पे हम जो एलिसा टेस्ट डायग्नाइज करते हैं, एलिसा में क्या होता है भाई, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, है ना। हर एंटीजन का क्या प्रॉपर्टी है भाई, एंटीबॉडी, आपने देखा होगा एंटीबॉडी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके साइड प्रेजेंट होते हैं, है ना, कि इस तरीके का वाला ही यहाँ पे क्या ऐड होगा भाई, ये रहा एंटीजेन, है ना। तो एंटीजेन हुआ और इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीजेन बाइंडिंग साइट, है ना, बाइंडिंग साइट, ओके। तो एंटीजेन बाइंडिंग साइट या स्पेसिफिक होते हैं, है ना। एंटीबॉडी कभी भी स्पेसिफिक एंटीजेन के साथ ही बाइंड अप करेंगे, सबके साथ नहीं करते। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम किसमें, एलिसा के अंदर। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन लाइक प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन के रूप में कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रोटीन प्रेजेंट है या ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है। डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज
सपोज दैट वहाँ बैक्टीरिया है तो फर्दर प्रोटीन का भी डेवलपमेंट होगा, एंटीजन होगा जो कहाँ पे बैक्टीरिया के सेल के ऊपर प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वहाँ पे एंटीबॉडी का सिंथेसिस हो रहा है ना, एंटीबॉडी हमने बना रखा उस एंटीजन के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग हो जाएगा तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई हाँ वहाँ पे वो बैक्टीरिया फर्दर एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बड़े लेवल पे यूज किया गया। फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक जो काउ था दैट वाज रोजी, हाई यील्ड, किसके लिए, मिल्क यील्डिंग के लिए इसको बनाया गया था, है ना। डॉली के बारे में भी आप जानते हो, क्लोन, है ना, तो वो तो क्लोन था, जेनेटिकली मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि उसके जीन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेंज लेकर के आ रहे हैं, है ना। डॉली तो वहां पे क्या थी, क्लोन थी, है ना, पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं फर्दर, जैसे सपोज दैट आप कोई काऊ है ना, तो काऊ के मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट है, पर्टिकुलर उसी का प्रोटीन लैक्टोजेन है और लैक्टोजेन प्रोटीन प्रेजेंट है। बट अगर सपोज दैट हम कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से लैक्टो एल्बुमिन जो ह्यूमन मिल्क के अंदर पाया जाता है वो प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज होने लगे काउ मिल्क के अंदर, देन दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ऐसा किया गया है। ठीक है, चलो एक बार टेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है टेक्स्ट। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेशन टू पोसेस एक्सप्रेस फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हमने क्या किया है, फॉरेन जीन इंसर्ट किया है, दे हैव पोसेस्ड एक्सप्रेस्ड फॉरेन जीन। ठीक है, आगे चले। ट्रांसजेनिक माइस, हाँ बड़े लेवल पे ट्रांसजेनिक सुपर माउस बनाया गया है ना, जिसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का जीन उसके अंदर इंसर्ट किया गया था। फिर रैबिट, पिग्स, sheep, cows, fish have been produced. Common reason for development of transgenic animals. माउस का जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका प्रोडक्शन करते हैं, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर आप कह सकते हो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी भी दवाई बना रही हैं, दवाइयाँ बना रही हैं, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, उसका क्या फिजियोलॉजिकल है, तो उसका स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ढेर सारे माउस को डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट दे आर डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ जीन रेगुलेशन, देयर इफेक्ट ऑन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। किसकी बात कर रहा है, ट्रांसजेनिक माउस की बात कर रहा है ना। ये किस लिए हमने किया था भाई, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट स्टडी के लिए। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आर द रिजल्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस के सिम्टम्स है ना, पैथोजेंस उसके अंदर डाल दिया जाता है, कैसा डिजीज अपीयर होगा, कैसा उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे सिम्टम्स आएंगे, उन सारे स्टडी के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर्स डिजीज। इन सब के लिए हमने ट्रांसजेनिक मॉडल तैयार किया है। जनरली ये माउस ही होते हैं, है ना, माइस ही होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया अभी, है ना, एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए, है ना। एम्फाइसेमा में हम लोगों ने कहा देखा था, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज वाले चैप्टर में देखा था, फुल ब्लोन एल्वियोलाई, क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है यहाँ से, है ना। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या है भाई, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, है ना, ह्यूमन प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, कहाँ पे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर, ताकि ये जीन एक बार एक्टिव हो जाएगा, देन हम क्या कर सकते हैं, एम्फाइसेमा को क्योर कर सकते हैं। यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ह्यूमन प्रोटीन, दैट इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन टू ट्रीट एम्फाइसेमा, वीवीआई। याद रखना, मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने रोजी की बात करी थी जिसके अंदर क्या था, ह्यूमन कर सकते हो अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इन केस ऑफ मदर मिल्क रिप्लेसमेंट, जब अगर काउ मिल्क को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर मान लो कि अल्फा लैक्टो एल्बुमिन का मात्रा ज्यादा हो, तो उसको कैसा सबसे बेटर सब्स्टिट्यूट मिल गया मदर मिल्क के जगह पे, है ना, अगर मदर इज नॉट एलिजिबल टू फीड द बेबी। ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी की बात करें, वैक्सीन सेफ्टी क्या है भाई, वैक्सीन सेफ्टी में ट्रांसजेनिक माउस के ऊपर जो वैक्सीन बना है, क्या वो डिजीज को डेवलप होने देगा, कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई अर्ली उसका, मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर लिए जाते हैं, ट्रांसजेनिक माउस के ऊपर कर लिए जाते हैं। ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी का टेस्टिंग किया जाता है। अगला है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, है ना। मान लो सपोज कोई ड्रग, मैंने अभी बताया दवाइयां वगैरह, है ना, तो कितना सेंसिटिव होगा, हमारे सेल्स उसके प्रति क्या रिएक्शन पता करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक माउस का, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। ठीक है,
एथिकल इशू की बात करें तो एथिकल इशू क्या है भाई, हमारे खुद के वेलनेस के लिए हमने क्या किया है, नेचर के अंदर जो प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जेनेटिक मेकअप के साथ छेड़छाड़ करी है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, यानी कह सकते हो ह्यूमैनिटी के हिसाब से या फिर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी रॉन्ग कि हम किसी पर्टिकुलर जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि अपने रेस को हम क्या कर सकें, ऊपर की तरफ उठा सकें। तो इस एथिकल और मोरल इशू को कंट्रोल में, बिकॉज अब अगर इंसान इस तरीके से सारे जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहा तो बायोडाइवर्सिटी एक दिन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना, और हम भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे अर्थ के ऊपर। तो इसके ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है विच इज डिजाइन बाय आवर गवर्नमेंट, दैट इज जियाक, Genetic Engineering Approval Committee. Very very important, 2 times question has been asked in NEET examination. We will deal with this after the lecture, which will make decisions regarding the validity of GM research. क्या ये वैलिड है, क्या ये सही है, क्या आप किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को पूरी तरीके से नुकसान तो पहुंचा नहीं रहे, ये सारी बातों का ध्यान रखती है ये कमेटी, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एज वेल एज सेफ्टी का भी ध्यान रखती है कि कहीं कोई इलीगल काम ना हो जिसकी वजह से ह्यूमन रेस को बाद में इन फ्यूचर खतरा हो, है ना। बात करते हैं और क्या है काम करती है भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज एज वेल एज बायो पेटेंट से रिलेटेड भी काम करती है। अब कहो कि व्हाट इज बायो पेटेंट, है ना, पर्टिकुलर मान लो कोई भी एक रिसर्च हुआ है, कोई भी डिस्कवरी हुई है, उस डिस्कवरी को करने में, उसके ऊपर काम करने में पर्टिकुलर किसी एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, है ना, और उसके जो एक्सपेरिमेंट है, उसका जो नॉलेज है वो किसी और के द्वारा ले लिया गया और उसके नॉलेज से वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है ना, और उसको फायदा हो रहा है, जिसने खोजा उसको तो बेचारा ऐसे ही रह गया। तो इस चीज को रोकने के लिए, यानी कि जिसने डिस्कवरी करी है, जो ऑथराइज्ड ऑनर है उस रिसर्च का, उस डिस्कवरी का, सिर्फ उसको ही अधिकार दिया जाता है कि आप इससे रिलेटेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हो, या आप जिससे कहोगे आपके मंजूरी के बिना इसका प्रोडक्शन नहीं होगा। समझ में बात आ रही है। तो उसके लिए राइट ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। द पेटेंट इज द राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, और कह सकते हो टू प्रिवेंट अदर्स, दूसरों को रोकने के लिए, मेकिंग कमर्शियल यूज ऑफ इट्स इन्वेंशन, है ना। आगे चले। नाउ पेटेंट आर ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज फॉर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। समझ में बात आ रही है, क्लियर है। बोला कि अब हम क्या करते हैं भाई, पेटेंट तो ग्रांट कर ही दिया बायोलॉजिकल एंटिटीज को, साथ ही जो उससे डेराइव्ड जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, उसके ऊपर कोई दूसरा कोई फर्दर उसी रिसर्च को यूज करके उसी से रिलेटेड, उसी थीम पे बेस्ड कोई दूसरा प्रोडक्ट ना बना ले, उसको रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं भाई, इस पेटेंट वाले बात को यूज करते हैं, राइट को यूज करते हैं और बायोपायरेसी को रोकते हैं, ठीक है, ताकि उसका कॉपी बनाकर कोई कमर्शियल यूज से मल्टीनेशनल कंपनी उससे क्या फायदा ना उठाए, ठीक है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे हमारे इंडिया के अंदर, है ना, बहुत सारा बासमती राइस सालों पहले से, हजारों साल, लाखों साल पहले से ही बासमती की करीब 102 वेराइटीज, है ना, बहुत सारी वेराइटी, आई थिंक मोर देन दिस, है ना, मोर देन दिस वेराइटीज आर प्रेजेंट इनसाइड एशियन, कह सकते हो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये प्रेजेंट है, या फिर इंडिया के अंदर भी प्रेजेंट है। पर इससे रिलेटेड बासमती राइस का क्या कराया था, डॉर्फ वेराइटी के साथ क्रॉस कराया था अमेरिका में, और उन लोगों ने उस बासमती राइस से रिलेटेड पेटेंट ले लिया, है ना, कि भाई इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी या हमारे देश की कंपनी ही करेगी। तो इसके अगेंस्ट फिर से हमने क्या किया था, फाइल किया था, है ना, जो कोर्ट होता है वर्ल्ड लेवल पे, है ना, कि इट इज नॉट राइट, है ना, पेटेंट आप वहां पे नहीं दे सकते किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को लेकर के, अगर मिल जाएगा, यानी कि बासमती राइस से रिलेटेड जितना भी रिसर्च है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसके ऊपर काम करने से हमें एक तरह से बैन कर दिया गया, अगर एक बार वहां की कंपनी को उसके लिए पेटेंट मिल जाता है तो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, आवाज उठाई। और साथ ही टर्मरिक, है ना, हल्दी, ये नानी दादी का नुस्खा बहुत दिनों पहले से कल्चरल है ये हमारा, है ना, कि थोड़ा सा कट लग जाता है तो क्या लगा लेते हैं, टर्मरिक। तो टर्मरिक के एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को लेकर के भी पेटेंट दे दिया गया था अमेरिका के अंदर, जिसको फिर से बाद में बैन किया गया, ठीक है। चलो देखिए क्या कहता है टेक्स्ट, है ना, एक समराइज्ड व्यू मैंने आपको दे दिया। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस, कहाँ पे भाई, बासमती राइस के ऊपर, थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। किसने दिया भाई, यूएस पेटेंट ने दिया और ट्रेडमार्क ऑफिस ने दिया। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अब्रॉड। दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली derived
from Indian farmers' varieties, and Indian basmati was crossed with semi-dwarf varieties and claimed as an invention or novelty. That was totally wrong. ये बिल्कुल गलत है ना? Several attempts has also made to patent use products and processes based on Indian traditional herbal medicines, for example turmeric and neem, है ना? बट इसको लेकर के अभी क्या किया गया है भाई, रोक लगाई गई है कि आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते, है ना? या फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेटरी पेमेंट भी देना पड़ता है। अगर इस तरीके का कोई यूज आप कर रहे हो तो पर्टिकुलर कल्चर या फिर जहां से आपने उस चीज को उठाया है उसको कंपनसेशन के लिए आपको सम अमाउंट में पेमेंट भी करने पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्वेश्चन सेशन। हमारा क्वेश्चन सेशन आ गया भाई, चलो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इस लेक्चर से रिलेटेड जो मेन कंसेप्ट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। हमने देख लिया गोल्डन राइस में क्या था भाई, विटामिन ए का सिंथेसिस, है ना, यानी क्या कर रहे थे, एनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ा रहे थे। तो ये देखो कहाँ पे दे रखा है, इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विथ जीन फ्रॉम डैफोडिल। बिल्कुल सही है, याद रखोगे ये जो जीन विटामिन ए का लिया गया था दैट वाज टेकन फ्रॉम डैफोडिल, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, चलो, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थैरेंजिनेंसिस इन बॉलवर्म। बॉलवर्म के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से प्रोटोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। तो हमने क्या देखा था, इंटेस्टाइन, किसका इंटेस्टाइन, इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच उसको एक्टिव करेगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। हमने क्या देखा था कि एक बार सपोज दैट आरएनए इंटरफेरेज की बात कर रहे थे, है ना, आरएनए इंटरफेरेज डालना था, कहाँ डालना था, होस्ट सेल के अंदर। तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल को यहाँ डालने के लिए जो वेक्टर हम जनरली यूज करते हैं वो क्या होने चाहिए, ऐसा वायरस जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर आरएनए जीनोम प्रेजेंट हो, जिसको हम रेट्रो वायरस कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेट्रो वायरसेस, ठीक है। आगे चलें। In India, organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use is, है ना, क्या है भाई, किसने इसके रोक पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसके ऊपर, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जितने भी राइट हैं कि सही है, गलत है, एथिकल है कि नहीं है, ये सारा डिसीजन कौन लेता है, जीएक, है ना। तो जीएक आपको याद रहेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी या फिर अप्रूवल कमेटी, ठीक है। आगे चले। अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वॉज पेटेंटेड बाई गवर्नमेंट कंपनी थ्रू सच, क्या बोल रहा है भाई, राइस का न्यू वेराइटी, सच वेराइटीज हैविंग प्रेजेंट इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम। दिस इज रिलेटेड टू, कौन सा वेराइटी की बात कर रहे हैं भाई, बासमती, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, है ना। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपुल इज कॉल्ड बायोपायरेसी। इसको हम क्या कहेंगे, बायोपायरेसी करेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे चले। विच टेक्निक्स हेल्प इन आइडेंटिफाई अ बैक्टीरियल और वायरल पैथोजन इन अ ह्यूमन बॉडी इवन इट्स कंसंट्रेशन इज वेरी लो एंड क्लिनिकल सिम्टम्स आर नॉट येट विजिबल। इन दैट सिचुएशन वी कैन डू पीसीआर, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीनोम, है ना। पीसीआर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। इन जीन थेरेपी टू ट्रीट एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर which of the patient blood cells are used। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम कहाँ डाला जाता है, लिम्फोसाइट के अंदर कल्चर किया जाता है, फर्दर ये लिम्फोसाइट वापस ब्लड में डाल दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी, बीटी का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थैरेंजिनेंसिस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कॉटन सीड कैरिंग एंड इंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस थैरेंजिनेंसिस अगेंस्ट पिंक बॉल वर्म, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट की बात करें। विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू 4 year old। सबसे पहले जो थेरेपी दिया गया था 4 साल की बच्ची को, कौन से एंजाइम के लिए, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के लिए, दैट वाज कॉल्ड जीन थेरेपी, है ना। इसका अभी नाउअडेज हम क्या कोशिश कर रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में ही डालने का। विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलाइडोगाइन इनकॉग्निटा, है ना। क्या था ये, निमेटोड्स, किसको इफेक्ट कर रहे थे, भले ही ये क्या था, निकोटीन का पौधा, यानी आप कह सकते हो टोबैको प्लांट था, पर इफेक्ट किसको करा था, रूट को। मैंने कहा था क्वेश्चन आया हुआ है आपसे, है ना। द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है। विच बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट्स जीएम, कह सकते हो जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग, फिर से आ गया वही चीज जीएक, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग
अप्रूवल कमिटी। ओके, बीटी कॉटन की बात कर रहा है भाई, बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव किसमें, अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर एक ही पार्ट से, फिर से पूछ रहा है गोल्डन राइस विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आप बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट। ओके, टाटा, बाय बाय।